अब ये देखते हैं कि सल्तनत काल में शासन की व्यवस्था कैसी थी, महत्वपूर्ण शक्ति किसके पास केंद्रीकृत होती थी, और इसके अलावा शासन केंद्रीय स्तर पर कैसा होता था और प्रांतीय स्तर पर कैसा होता था। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो सबसे केंद्र में होता था, सबसे मुख्य पद होता था, वो क्या होता था, सुल्तान का पद होता था। ये देखिए यहाँ पे सल्तनत कालीन प्रशासन को दर्शाया गया है, और सबसे ऊपर जो पद होता था वो होता था सुल्तान का पद। सुल्तान समस्त राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र का स्वामी होता था। सुल्तान के बाद आता था अमीर वर्ग, और ये अमीर वर्ग क्या होता था, आप जब मध्यकालीन इतिहास उठाकर देखते हैं तो उसमें अमीर वर्ग का बहुत ज़्यादा प्रभाव देखने को पड़ता है। जितने भी साम्राज्यों का विस्तार होता है या विघटन होता है, सब में अमीर वर्ग का जरूर हाथ होता है। तो ये अब अमीर वर्ग होता क्या था, एक्चुअल में ये एक पदवी होती थी जिसमें सैनिक या गैर सैनिक दोनों तरह के व्यक्ति शामिल हो सकते थे। ये मंत्री से ऊंचा पद होता था और सुल्तान के बाद द्वितीय स्थान पे आता था। ठीक है, ये तुर्क भी हो सकते थे, अफगान भी हो सकते थे, और ये महत्वपूर्ण व्यक्ति होते थे। कोई जागीरदार भी हो सकते थे, है ना, सैनिक अधिकारी भी हो सकते थे, और इनका शासन पर क्या होता था, कड़ा प्रभाव होता था, विस्तृत इनका प्रभाव क्षेत्र होता था। तो इतना तो आ गया आपको समझ में कि अमीर वर्ग क्या होता था, एक वर्ग होता था, ठीक है, एक उपाधि होती थी जिनके अंदर क्या आते थे, सैनिक और गैर सैनिक जो महत्वपूर्ण व्यक्ति थे वो शामिल होते थे, और उनका सुल्तान पर विशेष प्रभाव होता था, और साम्राज्य की स्थापना में या साम्राज्य के विघटन में इनका महत्वपूर्ण हाथ होता था। तो दूसरे नंबर पर हमने समझा कौन होते थे, अमीर होते थे। अब बात करते हैं केंद्रीय शासन की और प्रांतीय शासन की। वर्तमान में भी आप देखते हैं तो यही है, सत्ता का विकेंद्रीकरण है, केंद्रीय शासन है, प्रांतीय शासन है। जैसे कि मुगल काल में देखा था, केंद्रीय शासन था, प्रांतीय शासन था। अंतर सिर्फ इतना आ जाता है कि कुछ अधिकारियों के जो पद नाम होते हैं वो सब में अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय शासन। एक बार हम यहाँ पे देख लेते हैं, फिर उसके बाद एक एक करके ये समस्त जो अधिकारी होते हैं सल्तनत काल के, इनके बारे में हम गहनता से अध्ययन करेंगे। तो देखिए, केंद्रीय शासन की जो महत्वपूर्ण संस्था होती थी, मंत्री परिषद जिसे हम कह सकते हैं, उसका नाम होता था मजलिस-ए खलवत। क्या नाम होता था, मजलिस-ए खलवत। और मजलिस-ए खलवत के 4 अंग होते थे। कौन कौन होते थे, वजीर होता था। वजीर क्या होता था, वित्त विभाग का मुखिया होता था, और जो इसका वित्त विभाग था उसका क्या नाम होता था, दीवाने विजारत। क्या नाम होता था, वित्त विभाग के मुखिया का जो विभाग होता था वो क्या कहलाता था, दीवाने विजारत। ठीक है, उसके बाद एक पद होता था आरिजे मुमालिक, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं, है ना, आरिजे मुमालिक। जब दीवाने आरिज हमने पढ़ा था, दीवान ए आरिज जो कि सैन्य विभाग होता था, जिसका पुनर्गठन किया था किसने, बलबन ने। तो उस विभाग का जो अधिकारी होता था, उच्च सैनिक अधिकारी, वो क्या कहलाता था, आरिजे मुमालिक। ठीक है, तो ये मंत्री परिषद का दूसरा महत्वपूर्ण अंग होता था। इसके बाद आता था दीवाने इंसा, और दीवाने इंसा का महत्वपूर्ण विभाग क्या होता था, शाही पत्र व्यवहार उसी के जिम्मे होता था। और उसके बाद आता था दीवाने रिसालत। ठीक है, तो अपन ने मजलिस-ए खलवत के 4 महत्वपूर्ण अंग देखे। अब देखते हैं कि जो ये वित्त विभाग होता था, जो कि महत्वपूर्ण विभाग होता था, जिसका मुखिया होता था वजीर, इसके अधीन भी कौन कौन होते थे, इसके अधीन भी कुछ कर्मचारी होते थे, कुछ अधिकारी होते हैं। देखते हैं उनको। सबसे पहला होता था मुस्तौफी। कौन होता था, मुस्तौफी। और मुस्तौफी क्या होता था, महालेखा परीक्षक होता था। वर्तमान में जो महालेखा परीक्षक कार्य करता है ना, लेखों की जाँच करने का, है ना, वही कार्य इसके द्वारा किए जाते थे। उसके बाद आता था खजीन, जो कि एक तरह से खजांची होता था। और उसके बाद आता था मजम आधार, जो कि हिसाब का संग्रहण करने का कार्य करता था, यानी हिसाब संग्रहणकर्ता के पद पर था। अब इधर देखते हैं, ये केंद्रीय शासन अपना हो गया है। अब देखते हैं प्रांतीय शासन। तो जितने भी प्रांत होते थे उनको क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था। और जो इक्ता का अधिपति होता था, प्रांतों का जो स्वामी होता था, वो क्या कहलाता था, उसे कई नामों से पुकारा जाता था। जैसे उसे मुफ्ती भी कह दिया जाता था, वली भी कह दिया जाता था, और साथ ही नाजिम भी कह दिया जाता था। अब ये हमने समझा। अब ये देखते हैं इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। इसमें एक तो डायरेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, लघुत्तरात्मक। कैसे आएगा, सल्तनत कालीन प्रशासन को स्पष्ट कीजिए। तो उसमें तो आपको लिखना है, ये आप डायग्राम बना देना और 2-3 लाइन जो मैं आपको बताऊंगी वो लिख देना। और फिर आगे हम देखेंगे कि कुछ महत्वपूर्ण विभाग हैं, ठीक है, वो आ सकता है, जैसे कि दीवाने आरिज, है ना,
कोही वाला जो विभाग है। तो एक एक नंबर के कुछ क्वेश्चंस भी इसमें बनते हैं, तो अपन एक एक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले देखते हैं सुल्तान को। सुल्तान के हाथ में जो संपूर्ण साम्राज्य होता था उसकी शक्ति होती थी। यह प्रधान न्यायाधीश होता था, राजनीतिज्ञ होता था और मजहब यानी धर्म के क्षेत्र का अधिपति होता था। और सबसे पहला शासक कौन था जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की? तो गजनी क्षेत्र, अफगानिस्तान का जो गजनी क्षेत्र था उसके स्वामी महमूद गजनवी सुल्तान की उपाधि धारण करने वाले प्रथम शासक थे। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सुल्तान की उपाधि सबसे पहले किसने धारण की थी? महमूद गजनवी ने धारण की थी। और जब हम बात कर रहे थे अरब आक्रमणकारियों में तो महमूद गजनवी को हमने पढ़ा था। अब आगे चलते हैं। अमीर बता ही चुकी हूँ कि अमीर वर्ग क्या होते थे। तो सुल्तान की शक्ति पर अमीर वर्ग का प्रभाव होता था। अमीरों के दो वर्ग थे, तुर्की और गैर तुर्की। ठीक है। शासन की योग्यता और अयोग्यता के अनुसार अमीरों का दरबार में प्रभाव कम और ज़्यादा होता रहता था। जैसे अगर हम देखें अलाउद्दीन खिलजी के समय, तो अलाउद्दीन खिलजी ने अमीरों के वर्ग को नियंत्रित करने के लिए 4 आदेश जारी किए थे। मैंने तो पढ़ाया था। तो जो शक्तिशाली सम्राट होते थे वो क्या करते थे? अमीरों के प्रभाव को कम कर देते थे और जो कमजोर सुल्तान होते थे उनके ऊपर अमीर हावी हो जाते थे। तो सुल्तान के अनुसार इनका दरबार में जो कद था वो घटता बढ़ता रहता था। अब बात करते हैं जो केंद्रीय प्रशासन था, केंद्रीय शासन था उसकी, जिसमें मैंने आपको बताया एक मंत्री परिषद होती थी जिसे मजलिस खलवत कहा जाता था। ठीक है। और इसके 4 स्तंभ हमने देखे। 4 स्तंभ होते थे। कौन कौन से होते थे? वजीर होता था, है ना, जो कि वित्त विभाग का मुखिया होता था। आरिज मुमालिक होता था जो कि मुख्य सैनिक अधिकारी होता था। दीवाने इंसा जिसके ऊपर जो शाही पत्र व्यवहार करने की जिम्मेदारी होती थी। और एक और विभाग होता था जिसका नाम होता था दीवाने रिसालत। तो इसके महत्वपूर्ण 4 स्तंभ थे। अब बात करते हैं वित्त विभाग की। तो जैसा कि मैंने बताया ये क्या होता था? वजीर का कार्यालय होता था। और जो वजीर का वित्त विभाग से संबंधित कार्यालय था वो क्या कहलाता था? दीवान ए विजारत कहलाता था। क्या कहलाता था? दीवान ए विजारत। तो क्वेश्चन आ जाए दीवान ए विजारत क्या था? वित्त विभाग था। कब का? सल्तनत काल का। ठीक है। अब इसके अंदर कुछ कर्मचारी कार्य करते थे। जैसा कि मैंने बताया एक कर्मचारी होता था मुस्तौफी, और मुस्तौफी का कार्य महालेखा परीक्षक के कार्य के तुल्य होता था। खजीन होता था जो कि खजांची होता था एक तरह से। मजमादार जो कि हिसाब संग्रहण करता वाले कार्य करता था। तो इसके 3 महत्वपूर्ण जो कर्मचारी थे। अब बात करते हैं सल्तनत काल के कुछ शासकों की कि इन्होंने कौन कौन से वित्त विभाग का गठन किया। तो खिलजी वंश के जो संस्थापक थे जलालुद्दीन खिलजी, इन्होंने एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम था दीवाने वकूफ़। तो ये अपनी किताब में नहीं दिया गया है, कुछ चीज़ें 1-2 जो मैंने एक्स्ट्रा ऐड की हैं, लेकिन सभी क्या है समझने में समझाने में सहायक है, इसलिए मैंने इनको शामिल किया है। तो अलाउद्दीन थे। अलाउद्दीन ने क्या किया? अलाउद्दीन ने भी एक विभाग की स्थापना की थी और इस विभाग का क्या नाम था? दीवाने मुस्तखराज। ठीक है। तो ये जो दोनों ही विभाग थे, एक तो अलाउद्दीन के द्वारा स्थापित दीवाने मुस्तखराज और एक जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित दीवाने वकूफ़, दोनों ही क्या थे? वित्त विभाग के अंतर्गत आते थे। तो पहला तो आपके क्लियर हो गया वित्त विभाग। वित्त विभाग का अध्यक्ष कौन होता था? वजीर होता था। और वित्त विभाग को क्या कहा जाता था? दीवाने विजारत कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट आता है कृषि विभाग। और ये जो कृषि विभाग था इसका गठन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। ठीक है। जिनको सनकी बादशाह के नाम से भी जाना जाता था। तो जो कृषि विभाग था वो क्या था? दीवाने अमीर कोही। तो इम्पॉर्टेंट है, 1 नंबर में आ सकता है कि जो दीवाने अमीर कोही था ये किससे संबंधित विभाग था? तो सल्तनत काल में कृषि का महत्वपूर्ण विभाग था जिसका गठन किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा किया गया था। आगे देखते हैं दीवाने आरिज क्या था? सैन्य विभाग था और इसका पुनर्गठन किया गया था बलबन के समय। और जो इसका मुख्य सैनिक अधिकारी था वो क्या कहलाता था? आरिज मुमालिक कहलाता था। इसी तरह से एक धार्मिक विभाग भी होता था और सद्र उस सुदूर ये क्या होता था? उस धार्मिक विभाग का मुखिया होता था। और जो ये धार्मिक विभाग होता था इसके पास पैसे कहाँ आते थे? इसके कोष में कहाँ से धन आता था? इसके कोष में जो ज़कात होता था, एक प्रकार का धार्मिक कर होता था, उससे प्राप्त धन इसमें शामिल किया जाता था। इसी तरह से एक और पद होता था बरीद मुमालिक, जिसका गठन किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। तो बरीद मुमालिक क्या होता था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1 नंबर के हिसाब से। तो सल्तनत काल का मुख्य जो गुप्तचर अधिकारी था
था वो क्या कहलाता था, बरीदे मुमालिक कहलाता था। इसी तरह से न्याय विभाग होता था और न्याय विभाग का जो मुखिया होता था, जो प्रधान होता था, वो क्या कहलाता था, काजी उल कुजात के नाम से जाना जाता था। इसी तरह से शाही पत्र व्यवहार करने की जिम्मेदारी होती थी दीवाने इंसा के पास। वह विदेश मंत्रालय था वो दीवाने रियासत के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, दीवाने रियासत के नाम से। तो बच्चों बहुत ही आसान है। सबसे पहले सुल्तान के ऊपर अमीर वर्ग का नियंत्रण होता था, फिर उसके बाद केंद्रीय शासन, मजलिस खिलफत और उसके हमने स्तंभ देखे, और इधर प्रांतीय शासन। अब बात करते हैं सल्तनत कालीन करों की। तो सल्तनत काल में 4 महत्वपूर्ण कर गिने जाते हैं। वैसे तो कई कर बीच बीच में शासकों ने लगाए, लेकिन जो महत्वपूर्ण कर थे उसमें खराज क्या होता था, गैर मुस्लिम कर होता था, मुसलमानों से नहीं वसूला जाता था। और कैसे वसूला जाता था, पैदावार का 1/3 भाग कर के रूप में लिया जाता था। इसी तरह से जो खम्स होता था, खम्स क्या होता था, खम्स होता था युद्ध में लूटे गए माल पर जो कर लगाया जाता था उसे खम्स के नाम से जाना जाता था। जकात एक धार्मिक कर होता था, जो कि अभी हमने देखा कि जकात से जो धन इकट्ठा किया जाता था वो धार्मिक विभाग में लगाया जाता था। और इसी तरह से जजिया होता था, ये भी गैर मुस्लिम कर था, और ये क्या किया गया, ब्राह्मणों से भी लिया जाने लगा। अब बात करते हैं प्रांतीय शासन की। तो जैसे कि केंद्रीय शासन था, केंद्रीय शासन में जो मॉडल काम कर रहा था सेम वैसा ही प्रांतीय शासन में काम कर रहा था। तो प्रांतीय शासन में क्या होता थे, प्रांत होते थे, और प्रांतों को क्या कहा जाता था, इक्ता कहा जाता था। और जो इक्ता के मुखिया होते थे हमने देखा उनको क्या कहा जाता था, इक्तेदार, नाजिम, वली, ठीक है, इन नामों से उसे जाना जाता था। फिर इक्ता के अधीन सिख होते थे, जो सिख का मुखिया होता था वो सिकदार कहलाता था। सिख के अधीन परगना होते थे, जो परगना का मुखिया होता था वो आमिल कहलाता था। और सबसे जो छोटी इकाई होती थी, ठीक है, सल्तनत कालीन प्रांतीय प्रशासन की, वो होती थी ग्राम। और जो गाँव का अधिकारी था वो मुकद्दम, है ना, या फिर चौधरी के नाम से जाना जाता था। तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतीय प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम और इसका अधिकारी चौधरी या मुकद्दम, ठीक है। तो ये इसके अधिकारी होते थे। यहाँ पर भी यही बताया गया है कि साम्राज्य प्रांतों में विभक्त था, प्रांतों को इक्ता कहा जाता था, और प्रांतों के जो मुखिया होते थे वो कौन होते थे, तुर्क अमीर लोग बनते थे इसके मुखिया। और किसके द्वारा नियुक्ति की जाती थी, किसके द्वारा, सुल्तानों के द्वारा इनकी नियुक्ति की जाती थी। इनको वली, नाजिम, इन नामों से जाना जाता था, ठीक है। इक्ता के नीचे सिख होते थे और सिख के नीचे परगना होते थे। तो बच्चों आशा करती हूँ सल्तनत कालीन प्रशासन आपको अच्छे से समझ आया होगा। अगली कक्षा में हम मुगल काल को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।